आप प्रदर्शन करेगी बीजेपी, प्रदर्शन किया जाएगा दिल्ली में, प्रदर्शन किया जाएगा बनारस में बड़ी तैयारी है, बीएचयू गेट के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ में मौजूद हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत बीएचयू गेट के ठीक बाहर से मौजूद हैं, सुधांशु मित्तल बीजेपी के नेता, एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ में मौजूद हैं। शीतल राजपूत के पास चलते हुए उसके बाद सुधांशु जी के पास चलेंगे। शीतल, क्या कुछ चल रहा है बीएचयू गेट के पास में? और अमित शाह, अरुण जेटली, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विजेंद्र मिश्रा, ये तमाम, विजय गोयल, ये तमाम लोग कब पहुंचेंगे वहां? बिल्कुल, हमें ये सूचना मिली है राशिद के अब से थोड़ी ही देर में, कुछ ही मिनट में मेरे दाईं तरफ, मैं कैमरामैन अवधेश से कहूंगी कैमरा पैन करें, मेरे दाईं तरफ ये जो आप सड़क देख रहे हैं, जिसकी पूरी किनारे किनारे आपको बीजेपी कार्यकर्ता दिख रहे हैं और आम लोग और ये दुकानें आप देख रहे हैं, बस इसी सड़क से एक काफिला आएगा, कुछ गाड़ियां आएंगी जिसमें अमित शाह, अरुण जेटली और बाकी तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, जिनको यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना है मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा के नीचे, अब से थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। चंद मिनट की बात कही गई है, मुश्किल से 2 या 3 मिनट में उनको यहाँ पहुंचना चाहिए, ऐसा हमें स्थानीय नेता जो है बीजेपी के वो बता रहे हैं। लेकिन मैं देख सकता हूं कि बीएचयू के आसपास का जो इलाका है किस तरह भगवा रंग में रंगा हुआ है, हर एक झंडा दिख रहा है, हर एक टोपी दिख रही है, आपके ठीक पीछे की टोपियां दिख रही हैं, वहां पर जो महामना मदन मोहन मालवीय की मूर्ति है उसके आसपास का इलाका भी काफी हद तक भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। सुधांशु मित्तल बीजेपी, चेहरे पर ये आपका पीलापन और शीतल का वो पूरा पीला ड्रेस का मुझे रहस्य समझ में नहीं आ रहा है। ये रहस्य इसलिए है, शीतल और मैंने पीला इसलिए पहना हुआ है क्योंकि हम लोग पूरी तरह तटस्थ पत्रकार हैं और हमें किसी रंग से मतलब नहीं होता है। शीतल कुछ कहना चाहती, बस संक्षेप में बोलिए शीतल। राशिद जी, हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अवधेश जी, ये भगवा नहीं है, ये पीला है। मैं एक न्यूट्रल पत्रकार हूँ और ये पीला रंग है। अगर आप, वही मैंने भी कहा कि हम एक तटस्थ पत्रकार हैं और हमें रंगों से मतलब नहीं होता है। सुधांशु मित्तल मेरे साथ हैं। जी कलर ब्लाइंड हो गए हैं लगता है। सुधांशु मित्तल हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु जी, आपसे थोड़ी देर पहले मायावती ने यह कहा कि आप लोग सांप्रदायिक कार्ड खेलते हैं, आप लोग जातिवादी कार्ड खेलते हैं, वाराणसी में षड्यंत्र किया जा रहा है, वाराणसी में नाटकबाजी की जा रही है, पड़ोसी सीट पर फायदा पहुंचे और इसीलिए एक हाई वोल्टेज इवेंट, हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट किया गया। इसका जवाब दीजिए आप। मायावती जी के साथ बड़ी अच्छी बात है, जब भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाती है तो शायद हम लोग सांप्रदायिक नहीं होते हैं। वो ये कहते हैं सपा के साथ गठबंधन नहीं होता तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। एक उर्दू का बड़ा अच्छा शेर था, एक बड़ा अच्छा शेर था, सूरज पे लगे धब्बा कुदरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है। मायावती जी के विचार, व्यक्तिगत विचार मुस्लिम समुदाय के बारे में क्या है सब जानते हैं, और चुनाव की राजनीति में ये जो भोंडापना है, इस तरह के बयानों से, इससे पूरी राजनीति इसलिए शर्मसार होती है क्योंकि इन बयानों की सार्थकता और विश्वसनीयता दोनों ही नहीं है। आज तक देश में सांप्रदायिकता के नाम पर स्यूडो सेक्युलरिज्म के अलावा कुछ नहीं हुआ है, और छंद धर्मनिरपेक्षता जो है उसने इस देश का बहुत बड़ा नुकसान करा। लेकिन मैं मायावती जी, क्योंकि इस समय इस विषय में कोई महत्वपूर्ण कड़ी नहीं है, इसलिए मैं इस विषय को से भटकना नहीं चाहता। विषय गंभीर इसलिए भी है कि इसको सिर्फ एक इजाजत के रूप में ना देखिए, एक चीज की हमें करने की इजाजत मिली या नहीं मिली उसके ना देखिए। नरेंद्र मोदी जी आज सारे दिन का जो उनका कार्यक्रम था, उनके हर कार्यक्रम की इजाजत निरस्त कर दी गई थी। हमारे को कह दिया गया था कि ये इनमें से कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। 150 आदमी बुद्धिजीवी की जो गोष्ठी थी वो भी नहीं हो सकती, आरती भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। जी सुधांशु जी, अच्छा, इसका फायदा क्या था, इसके पीछे मंशा क्या होगी, प्रशासन ने जो किया होगा इसके पीछे और अगर मंशा ये क्या आचरण होगी? निष्पक्ष नहीं था, मैं वही बता रहा हूं। देखिए, मैं मंशा तो बड़े आराम से साफ कर सकता हूं, लेकिन वो प्रश्न ही नहीं है। यहां संवैधानिक हक और संविधान की व्यवस्था का प्रश्न है। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इस डीएम को कैसे नहीं हटाया, जिस डीएम ने हमें परमिशन डिनाई करी थी रात के 11 बजे, जब जो है हमारे धमकी के बाद 11 बजे जब वो परमिशन देता है तो या तो वो बाद में गलत कर रहा है या पहले गलत कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन का ये उत्तरदायित्व है कि जो व्यक्ति इस संदिग्ध आचरण में पक्षपात कर रहा हो उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई करी जाए, ताकि
चुनावों में लोगों का भरोसा रहे। जी, इलेक्शन कमीशन ये नहीं करता है जी। इलेक्शन कमीशन 6 घंटे 5 घंटे बाद तो एक तो उनकी प्रतिक्रिया आती है। मैं हैरान हूं क्या हो रहा है। अरुण जेटली जी 3-3 चिट्ठियां लिखते हैं, उसका तब तक जवाब नहीं आता है जब तक कि भाजपा ये ना सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दे कि अब हम सड़कों में उतरने वाले हैं। जी, हम प्रजातंत्र को कर क्या रहे हैं। आप रहिए सुधांशु जी, मेरे साथ और भी एक पैनल मौजूद है, लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बनारस में विरोध किया जा रहा है, दिल्ली में विरोध किया जा रहा है। दिल्ली में वेंकैया नायडू, मुख्तार अब्बास नकवी आपको नजर आ रहे हैं। एनके सिंह जी, पॉलिटिक्स में 2 चीजें बहुत मायने रखती हैं, एक है पॉलिटिकल पोस्चरिंग और दूसरा है पॉलिटिकल टाइमिंग। क्या नरेंद्र मोदी को यह पता है कि जब भी उनकी तरफ तीर चले किस तरह से उसका भी बेहतरीन इस्तेमाल कर लिया जाए, पॉलिटिकली इनकैश कर लिया जाए? उन्हें पॉलिटिकल टाइमिंग पता है कि कब मुखालफत करना है, कब विरोध करना है, कब अग्रेसिव होना है, कब माइल्ड होना है, कब डिफेंसिव होना है। हाँ, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। लेकिन बड़ा योद्धा जो होता है, छोटे तीरों को कई बार वो दूसरी तरफ अपने बाकी लोगों को कह देता है कि तुम ये देखो हमारी गरिमा के खिलाफ है। पिछले कुछ 3-4 दिनों में हर छोटे तीर को मोड़ना ये मोदी की गरिमा के अनुरूप नहीं था। एक बड़ा विकास को लेकर सारी जनता, आज विकास एक बड़ा लहर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो मोदी से मुतासिर है और मोदी के साथ जुड़ना चाहता है। ये मान रहा है कि भाई ये आदमी कम से कम भारत का नेता होने लायक है। ऐसे में जब आप जो तीर मोड़ने के चक्कर में छोटे छोटे तीर से इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कहीं गरिमा नीचे आती है। तब एक डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पद के लिए जो हम लोग चुन रहे हैं उस गरिमा का है कि नहीं। लेकिन मुद्दा इसके अलावा है। आज जब ये धरना कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब कहीं ना कहीं नाराज हुए होंगे तभी धरना कर रहे हैं, और बिल्कुल सही है कि किसी को प्रत्याशी को न करने दिया जाए उसके यहां रैली। इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता हाईजैकिंग ऑफ डेमोक्रेसी, एंड दैट टू बाय एन ऑर्डिनरी रिटर्निंग ऑफिसर जो कि फैसिलिटेट करने के लिए रखा गया है। तो इशू ये है कि क्या आपने आज वहां 20 बटालियन सेंट्रल फोर्सेस लगी हैं, 20,000 लोग हैं, लगभग एक डिवीजन है पूरा। उसके अलावा स्टेट पुलिस है। क्या आप 1 लाख की 2 लाख की भीड़ को, मान लीजिए हम 2 लाख मान लेते हैं, 2 लाख की भीड़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एक तो ये, लेकिन जो सबसे बड़ा हमें अभी तक रिडल समझ में नहीं आया, सुधांशु जी भी इसको शायद समझा पाए। एक चीज होती है जब आप एक्यूज करते हैं तो ये भी बताते हैं कि मेंसरिया क्या था, क्रिमिनल इंटेंट क्या था, या उसमें पर्पस क्या था। क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर अपनी तरफ से कर रहा है तो ये उसको मालूम नहीं है कि ये हंगामा क्रिएट होगा और उससे पॉलिटिकल बेनिफिट क्या मिलने जा रहा है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि इसके करने से हाईलाइट मोदी और हो रहे। अच्छा, मोदी को अब हाईलाइट होने की जरूरत भी नहीं है। ये जो धरना है ये उसे 4 गुना पब्लिसिटी दे रहा है। तो कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा है कि मोदी की रैली, अगर रैली रखने से कोई बहुत बड़ा मोदी को फायदा मिल जाता है, ये भी नहीं समझ में आ रहा। तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर है, इस तरह की बचकानी हरकत क्यों की, जो कि मतलब कहीं से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है। सच्चाई यह है कि गंगा की लहरें भी सियासत के बाजार में हिचकोले खा रही हैं, सब बनारस में। सुधांशु जी कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन यतीन्द्र शर्मा बनारस में बीजेपी दफ्तर के बाहर से मेरे साथ में मौजूद हैं। यतीन्द्र शर्मा, 2-3 चीजें हैं वहां पर। जो तमाम लोग हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, उनसे पूछिए कि आज शाम में जब मोदी उनके पास में पहुंचेंगे वो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उनसे क्या कुछ बातचीत करेंगे, वो लोग नरेंद्र मोदी से क्या कुछ बातचीत करेंगे, और क्या ये माना जाए कि 12 मई से पहले नरेंद्र मोदी आज आखिरी बार बनारस आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी बनारस आएंगे और ऐसा पहली बार होगा कि बनारस आकर वो पहली बार बीजेपी ऑफिस आएंगे, रोनिया में रैली करेंगे। उसके बाद बनारस में जो हेलीपैड बनाया गया वहां से वो पदयात्रा निकालते हुए बीजेपी ऑफिस आएंगे। हालांकि रोड शो की एक योजना थी लेकिन उसकी अनुमति नहीं थी, तो बीजेपी ने योजना बनाई है कि नरेंद्र मोदी वहां से पदयात्रा करते हुए आएंगे, जो अपने आप ऑटोमेटिक ही एक रोड शो का रूप ले लेगी। मेरे साथ तमाम कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस में, मैं उनसे जानूंगा कि आज बीजेपी ऑफिस पहली बार आएंगे, कितनी उम्मीदें हैं, क्या किस तरह से स्वागत है? देखिए, हम आए हुए, हम तो पूरा भारत घूमते हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए। हम बनारस इसके लिए आए हैं कि हम भारत तो घूमे हैं। हमारा जो नरेंद्र मोदी जीतने जा रहा है रामविलास पासवान जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। सबसे बड़ा रिकॉर्ड रामविलास पासवान जी का। तो बनारस वाले से हम इतना कहना चाहते हैं, हम तो पूरा घूमे हैं, हमको किसी से कुछ लेन देन नहीं रहता। काफी बड़े समर्थक दिखाई दे रहे हैं, सर पर केतली दिखाई दे रही है और पूरा कलर जो बीजेपी का कलर होता है वो दिखाई दे रहा है। कमल का फूल इन्होंने अपने। यतीन्द्र शर्मा आप रहेंगे मेरे साथ में। हाँ, एक अच्छा रंग आप दिखा रहे हैं, लेकिन एक जरूरी तस्वीर आ रही है, वो एक बार मैं दर्शकों को दिखा दूं। तस्वीर यह है, रेडिसन होटल से बीजेपी के नेता निकल चुके हैं, अमित शाह निकल चुके हैं, अरुण जेटली निकल चुके हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी निकल चुके हैं, इनके अलावा विजय गोयल हैं, विजेंद्र मिश्रा हैं। तमाम जो बीजेपी के आला नेता हैं वो बनारस के होटल रेडिसन से निकल चुके हैं बीएचयू गेट की तरफ जाने के लिए। शीतल,
रेडिसन होटल से बीएचयू गेट तक का रास्ता कितने किलोमीटर का है? कितनी देर में यह सफर तय होता है? 12 किलोमीटर। कम 10 से 15 मिनट उन्हें और लग सकते हैं आने में, इसलिए क्योंकि ट्रैफिक की समस्या जगह जगह आज पैदा हो गई है इस धरने के चलते, और तमाम जो सुरक्षा इंतजाम हुए हैं उसके चलते कई रूट्स डाइवर्टेड हैं। तो इसलिए जो अमूमन वक्त लगता है उससे थोड़ा ज्यादा वक्त इन बीजेपी के नेताओं, बड़े नेताओं को लग सकता है यहाँ तक पहुंचने में। जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि 10 से 15 मिनट में वो यहाँ पहुंच सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप पीछे देख सकते हैं माहौल पूरा जमा दिया गया है। स्टेज जो है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं द स्टेज इज सेट, तो स्टेज जो है वो पूरा तैयार हो चुका है उन नेताओं के लिए आने के लिए और बैठने के लिए धरने पर। और पॉलिटिकल ठीक है शीतल, आपके पास दोबारा लौट करके आता हूँ। यतेंद्र शर्मा के पास वापस चलेंगे। यतेंद्र शर्मा, कुछ दिलचस्प रंग दिखा रहे थे आप। दिलचस्प नहीं, रंग बिरंगी कारें आ रही हैं, उसमें नेता बैठ के आ रहे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी कारें हैं, बड़ी कारें हैं, वहाँ धरना दे के आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। यतेंद्र शर्मा का रुख हम बाद में करेंगे। रजत राकेश टंडन बनारस के होटल रेडिसन से मेरे साथ में मौजूद हैं। रजत, रेडिसन होटल से कौन कौन से नेता निकले हैं, कितना बड़ा ये काफिला है, कौन किस गाड़ी में है, सब कुछ बताइए। लगभग आप कह सकते हैं 15 से 16 गाड़ियों का काफिला है। गुजरात पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है, आगे उत्तर प्रदेश पुलिस लगी हुई है सुरक्षा के लिए। अरुण जेटली, अमित शाह, नलिन कोहली और जो स्थानीय नेता जितने भी हैं, विजय गोयल दिल्ली से आए वो सभी लोग बीएचयू की तरफ बढ़ रहे हैं। राशिद, बीएचयू की तरफ काफिला बढ़ रहा है। लगभग 15 से 16 गाड़ियों का काफिला है। रजत राकेश टंडन मेरे सहयोगी हैं, उन्होंने ये बताया है। अरुण जेटली, अमित शाह, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, नलिन कोहली, बीजेपी नेता बीएचयू गेट के लिए निकले हैं। 15-16 गाड़ियों का काफिला है और रेडिसन होटल से बीएचयू गेट के लिए ये तमाम नेता रवाना हो गए हैं। वहां पर ये लोग बैठेंगे, बीएचयू गेट के बाहर धरना दिया जाएगा। अरुण जेटली, अमित शाह के साथ बीजेपी के और भी तमाम कार्यकर्ता हैं और वहां पर पहले से ही भीड़ जुटी हुई है। हालांकि 11 बजे का निश्चित समय था, लेकिन 40-45 मिनट गुजर चुके हैं। अब से कुछ ही देर के बाद रेडिसन होटल से बीएचयू गेट पर पहुंचने वाले हैं अरुण जेटली और अमित शाह। मुलायम सिंह का एक तरीका है। अवधेश जी की एक छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद ब्रेक लूंगा मैं। यह है कि वो विरोध करने का मौका तो देते हैं, लेकिन नेताओं का पूरा ख्याल रखते हैं। हमेशा मैंने देखा अयोध्या मूवमेंट के भी समय बाहर जरूर विरोध होता था, लेकिन नेता लोग सही देखिए होता क्या है ना, अवधेश जी, होता क्या है, मैं आपको वो हमेशा ध्यान रखते हैं। होता क्या है, जब भी कोई विरोध किया जाता है, जब भी कोई काफिला रोका जाता है, तो फायदा तो सिक्के के दोनों ही पहलू देखे जाता है। फायदा दोनों का ही पहुंचता है, चाहे समाजवादी पार्टी होगी चाहे बीजेपी की होगी। रथ यात्रा रोकी गई तब भी 84 कोसी परिक्रमा रोकी गई तब भी। कारण क्या है? एक ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। शीतल राजपूत मौजूद हैं, यतेंद्र शर्मा है, सुधांशु जी से भी बात होगी, एनके सिंह जी, अवधेश कुमार साहब, इन सभी के साथ बातचीत जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, अब असल में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू होने वाला है।